ये कहानी 1947 के विभाजन और 1971 के युद्ध की कोख से निकली है। 1972 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ तो सेना के नक्शों पर सरहद तय की गई। नक्शे पर कलम चलती रही और एक बिंदु पर आकर रुक गई। NJ 9842। यहाँ सैन्य अधिकारी और राजनेताओं ने एक बड़ी ऐतिहासिक गलती की। उन्होंने सोचा कि NJ 9842 के आगे 75 किलोमीटर का जो इलाका है, जहां सिर्फ विशाल ग्लेशियर यानी सियाचिन और बर्फीली चोटियां हैं, वहां कोई इंसान कभी कदम नहीं रखेगा। इसलिए समझौते में लिखा गया कि NJ 9842 से सीमा उत्तर की ओर ग्लेशियरों की तरफ यानी देंस नॉर्थवर्ड्स टू द ग्लेशियर्स जाएगी। उन्होंने ये साफ नहीं किया कि वो रेखा काराकोरम दर्रे की तरफ मुड़ेगी या सीधी जाएगी। यही वो कानूनी अस्पष्टता थी जिसने एक ऐसे युद्ध की जमीन तैयार की जहां एक भी पेड़ नहीं उगता। सालों तक वहां सिर्फ सन्नाटा रहा। लेकिन 1970 के दशक के मध्य में पाकिस्तान ने इस ग्रे एरिया का फायदा उठाना शुरू किया। उन्होंने इसे ओरो पॉलिटिक्स का नाम दिया। पाकिस्तान ने दुनिया भर के पर्वतारोहियों को सियाचिन के ऊंचे शिखरों पर चढ़ने के लिए परमिट जारी करना शुरू कर दिया। वो दुनिया को ये संदेश दे रहे थे कि चूंकि हम परमिट दे रहे हैं, इसलिए ये जमीन हमारी है। इस खामोश घुसपैठ की पहली भनक कर्नल नरेंद्र बुल कुमार को लगी। 1977 में एक जर्मन पर्वतारोही ने उन्हें एक अमेरिकी नक्शा दिखाया जिसमें सियाचिन को पाकिस्तान के हिस्से में दर्शाया गया था। ये भारत के लिए एक बड़ा झटका था। 1978 में कर्नल कुमार ने भारतीय सेना से अनुमति ली और एक गोपनीय टोही मिशन अर्थात रिकॉनेसेंस मिशन शुरू किया। उनके साथ 40 जवानों की एक टुकड़ी की। उन्होंने तैरम कांगरी पर्वत की चढ़ाई की। वहां का अनुभव रूह कपकपा देने वाला था। जवान आम वर्दी में थे। उनके पास बर्फ में रहने के लिए आधुनिक जूते या दस्ताने नहीं थे, लेकिन उस मिशन में उन्हें जो मिला उसने भारत के होश उड़ा दिए। उन्हें ग्लेशियर पर पाकिस्तानी सेना द्वारा समर्थित पर्वतारोहण अभियानों के कचरे मिले। उन्हें पाकिस्तानी सिगरेट के खाली पैकेट और वहां की कंपनियों के टिन के डिब्बे मिले। सबसे बड़ी बात, उन्हें वहां पाकिस्तानी हेलीकॉप्टरों की आवाजाही के निशान मिले। कर्नल कुमार ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कहा कि पाकिस्तान ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण साल्टोरो रिज पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं। अगर पाकिस्तान इन चोटियों पर बैठ गया तो वो भारत के लद्दाख और नुब्रा घाटी पर सीधे नजर रख सकेगा। 1983 आते आते माहौल तनावपूर्ण हो चुका था। भारतीय खुफिया एजेंसियों रॉ और MI को एक अजीब हलचल का पता चला। उन्हें सूचना मिली कि पाकिस्तान की सेना ने लंदन, UK और यूरोप के कुछ बड़े सप्लायर्स को 50,000 एक्सट्रीम कोल्ड वेदर कपड़ों का ऑर्डर दिया है। ये कोई मामूली खबर नहीं थी। इतने कपड़ों का मतलब था पूरी एक ब्रिगेड की तैनाती। तभी भारत को पाकिस्तान के गुप्त सैन्य अभियान का नाम पता चला, ऑपरेशन अबील। पाकिस्तान ने योजना बनाई थी कि 1 मई 1984 को जब बर्फ थोड़ी पिघलती है, वे अपनी सेना को बिलाफोंडला और सियाला दर्रों पर उतार देंगे। दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक हाई लेवल मीटिंग हुई। कमान सौंपी गई लेफ्टिनेंट जनरल PN हुम को। भारत के पास वक्त बहुत कम था। पाकिस्तान 1 मई को आने वाला था। भारत ने तय किया कि हम उनसे पहले पहुंचेंगे, लेकिन एक बड़ी समस्या थी। भारत के पास बर्फ में पहनने वाले कपड़े नहीं थे। सेना के अधिकारियों को तुरंत यूरोप भेजा गया। वहां उन्हें पता चला कि पाकिस्तान ने पहले ही अधिकांश स्टॉक खरीद लिया है। भारत ने रातों रात अन्य देशों से संपर्क किया और दुगने तिगुने दाम पर जैसे तैसे कपड़े और गियर्स खरीदे। ऑपरेशन की तारीख तय हुई 13 अप्रैल 1984। दिन चुना गया बैसाखी का, ताकि दुश्मन को लगे कि भारतीय सेना उत्सव में व्यस्त है। इस मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन मेघदूत। 13 अप्रैल 1984 ऑपरेशन मेघदूत का आगाज। बैसाखी की वो सुबह कोई आम सुबह नहीं थी। श्रीनगर, लेह और पठानकोट के एयरबेस पर एक अजीब सी बेचैनी थी। भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल Mi-17, Mi-8 और चीता हेलीकॉप्टर्स के इंजनों की गड़गड़ाहट ने बर्फीली खामोशी को चीर दिया था। सेना को पता था कि ये एक सुसाइड मिशन नहीं हो सकता है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर इतने बड़े पैमाने पर सैनिकों को उतारने का दुनिया में कोई पिछला उदाहरण नहीं था। मिशन की शुरुआत हुई सुबह 5:30 बजे।
कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों की एक टोली को लेकर चीता हेलीकॉप्टर्स ने उड़ान भरी। इस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे एक युवा और जांबाज अधिकारी कैप्टन संजय कुलकर्णी। उनके साथ केवल एक छोटी सी टीम थी। उनका लक्ष्य था बिलाफोन ला, 17,880 फीट। जब हेलीकॉप्टर उस दर्रे के ऊपर पहुंचा तो पायलटों के सामने एक भयानक चुनौती थी। वहां लैंडिंग के लिए कोई जगह नहीं थी, सिर्फ गहरी बर्फ थी। हेलीकॉप्टर के रोटर्स की हवा से बर्फ का तूफान उठ रहा था। कैप्टन कुलकर्णी और उनके जवानों ने बिना डरे रस्सियों के सहारे नीचे छलांग लगाई। जैसे ही उनके पैर जमीन पर पड़े, वे कमर तक नीली और सख्त बर्फ में धंस गए। इतनी ऊंचाई और इतनी ठंड में -40-50 डिग्री। हेलीकॉप्टर के इंजन एक बार बंद हो जाएं तो उन्हें दोबारा स्टार्ट करना लगभग नामुमकिन होता है। इसलिए वायुसेना के पायलटों ने अपने हेलीकॉप्टर्स के इंजन रनिंग कंडीशन में रखे। उन्होंने होवरिंग करते हुए जवानों और रसद को नीचे गिराया। कैप्टन कुलकर्णी और उनके जवानों ने बर्फ को काट कर अपने लिए जगह बनाई। कुछ ही घंटों बाद एक और टुकड़ी सियाला 18,000 फीट से ऊंची ऊंचाई पर उतरी। दोपहर होते होते भारत ने सियाचिन के सबसे महत्वपूर्ण प्रवेश द्वारों पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी थी। जब पहला तिरंगा सल्फोन ला की बर्फीली हवाओं में लहराया तो वो सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं था, बल्कि वो पाकिस्तान के ऑपरेशन अब्बील की मौत का वारंट था। ठीक उसी समय पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर्स ने भी रेकी के लिए उड़ान भरी थी। जब पाकिस्तानी पायलटों ने ऊपर से देखा कि भारतीय जवान पहले से ही उन चोटियों पर बैठे हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो 1 मई का इंतजार कर रहे थे, लेकिन भारत ने 17 दिन पहले ही बाजी मार ली थी। लेकिन जीत अभी अधूरी थी। जवानों के पास सिर्फ हल्का राशन और व्यक्तिगत हथियार थे। उनके पास भारी तोपखाना या मशीन गनें नहीं थीं, और सबसे बड़ी बात, कुदरत ने अभी अपना असली रंग दिखाना शुरू नहीं किया था। रात होते ही सियाचिन ने अपनी क्रूरता दिखाई। तापमान गिरकर -60 डिग्री पहुंच गया। जवानों के पास पक्के कैंप नहीं थे। उन्हें उस रात अपनी जिंदगी बचाने के लिए बर्फ में ही गड्ढे यानी आइस ट्रेंचेस खोदने पड़े। ये एक ऐसी रात थी जहां सोना मतलब मौत को दावत देना था। जवान एक दूसरे को थप्पड़ मारते रहे, एक दूसरे से बात करते रहे ताकि कोई सो न जाए, क्योंकि हाइपोथर्मिया किसी को भी अपनी चपेट में ले सकता था। जब पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर GHQ रावलपिंडी में ये खबर पहुंची कि भारतीय सेना ने बेलाफोंड ला और सियाला पर कब्जा कर लिया है, तो वहां मातम और गुस्से का माहौल छा गया। पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जिया उल हक और उनके सैन्य कमांडर इस बात को पचा नहीं पा रहे थे कि भारत ने उन्हें उनकी अपनी ही चाल में मात दे दी है। पाकिस्तान ने हाथ पर हाथ धरे बैठने के बजाय तुरंत जवाबी कार्रवाई का फैसला किया। उन्होंने अपनी सबसे घातक टुकड़ी SSG स्पेशल सर्विसेज ग्रुप को मोर्चा संभालने का हुक्म दिया। ये वही कमांडो थे जिन्हें पहाड़ों पर लड़ने की विशेष ट्रेनिंग दी गई थी। पाकिस्तान का मिशन साफ था, भारतीयों को उन चोटियों से नीचे धकेलना। अप्रैल के आखिरी हफ्तों और मई की शुरुआत में पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर हमले शुरू किए। पाकिस्तानी सैनिक नीचे की घाटियों से ऊपर की तरफ चढ़ाई कर रहे थे। भारतीय जवानों के लिए ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक फायदा था। वे ऊंचाई पर बैठे थे और नीचे से आने वाले हर खतरे को साफ देख सकते थे। यहाँ लड़ाई सिर्फ गोलियों से नहीं, बल्कि पत्थरों और शारीरिक ताकत से भी लड़ी गई। कई जगहों पर जब गोला बारूद कम पड़ जाता तो भारतीय जवान ऊपर से भारी पत्थर लुढ़का देते, जो नीचे आते आते एक छोटे बम की तरह असर करते। पाकिस्तानी कमांडो रस्सियों के सहारे 90 डिग्री की सीधी चढ़ाई करने की कोशिश करते, लेकिन ऊपर बैठे भारतीय जवानों की लाइट मशीन गन की एक ही बर्स्ट से वे गहरी खाइयों में गिर जाते। जब आमने सामने की लड़ाई में पाकिस्तान को कामयाबी नहीं मिली तो उन्होंने भारी तोपों का सहारा लिया। उन्होंने अपनी होवित्जर तोपों को तोड़कर हेलीकॉप्टरों के जरिए ऊंचाई तक पहुंचाया और भारतीय चौकियों पर बमबारी शुरू कर दी। भारत ने भी इसका करारा जवाब दिया। भारतीय सेना ने बोफोर्स तोपे बाद के सालों में और भारी मोर्टार तैनात किए। ये दुनिया के इतिहास में पहली बार हो रहा था कि 18,000 फीट की ऊंचाई पर तोपें गरज रही थीं। इतनी कम ऑक्सीजन और हवा के कम दबाव के कारण तोप के गोलों की दिशा बदल जाती थी। भारतीय गनर्स को नए सिरे से गणित लगाकर निशाना साधना पड़ा। द साइलेंट किलर युद्ध जैसे जैसे लंबा खिंचा, दोनों सेनाओं को समझ आया कि असली दुश्मन सामने वाली फौज नहीं, बल्कि सियाचिन का मौसम है। हाइपोथर्मिया और फ्रॉस्ट बाइट।
अगर किसी जवान का हाथ नंगे लोहे यानी राइफल की नाल से छू जाता तो उसकी खाल लोहे से चिपक जाती और उसे निकालने के लिए खाल को काटना पड़ता। HAPE फेफड़ों में पानी भर जाना। कम ऑक्सीजन के कारण जवानों के फेफड़े फूलने लगते और अगर उन्हें कुछ घंटों के भीतर नीचे नहीं पहुंचाया गया तो उनकी मौत निश्चित थी। क्रिवाइसिस, बर्फ की ऐसी दरारें जो ताज़ी बर्फ से ढकी होती थीं। चलते चलते पूरा का पूरा सैनिक या पूरी पेट्रोलिंग पार्टी ही अचानक गायब हो जाती। एक कड़वा सच 1984 से 1987 के बीच सियाचिन में शहीद होने वाले 10 में से 9 जवान मौसम, बर्फीले तूफान और बीमारियों की वजह से शहीद हुए, ना कि दुश्मन की गोली से। भारी गोलाबारी और जानलेवा मौसम के बावजूद भारतीय सेना के जवानों ने 1 इंच भी पीछे हटने से इनकार कर दिया। उन्होंने बर्फ को काटकर बंकर बनाए और अपनी चौकियों को मजबूत किया। पाकिस्तान ने महसूस किया कि बिला फॉन्ड ला और सिया ला को वापस लेना मुमकिन नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी नजरें एक ऐसी पोस्ट पर टिका दी जो पूरे युद्ध का रुख बदल सकती थी, कायदे पोस्ट। 1984 से 1987 के बीच सियाचिन का युद्ध एक गतिरोध में बदल चुका था, लेकिन पाकिस्तान ने एक ऐसी चाल चली जिसने भारतीय सेना की रातों की नींद उड़ा दी। उन्होंने सोल्टोरो रिज की सबसे ऊंची चोटी पर एक पोस्ट बनाई जो 21,153 फीट की ऊंचाई पर थी। इस पोस्ट का नाम रखा गया कायदे पोस्ट, पाकिस्तान के संस्थापक कायदे आजम जिन्ना के नाम पर। यह पोस्ट एक रणनीतिक दुष्स्वप्न थी। वहां से पाकिस्तानी सैनिक न केवल भारतीय चौकियों को देख सकते थे, बल्कि उन पर सटीक स्नाइपर हमला और तोपखाने से गोलाबारी भी कर सकते थे। इस पोस्ट तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता 90 डिग्री की सीधी बर्फीली दीवार थी। पाकिस्तान को यकीन था कि यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जून 1987, मिशन अभेद्य। भारतीय सेना ने तय किया कि जब तक कायदे पोस्ट को मुक्त नहीं कराया जाता तब तक सियाचिन सुरक्षित नहीं है। मई 1987 में सेकंड लेफ्टिनेंट राजीव पांडे के नेतृत्व में पहली कोशिश की गई, लेकिन बर्फीले तूफान और दुश्मन की मशीन गनों ने उन्हें शहीद कर दिया। इस हार ने भारतीय जवानों के भीतर प्रतिशोध की आग जला दी। अब जिम्मेदारी दी गई नायब सूबेदार बाना सिंह और उनकी 8 जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री की टीम को। 26 जून 1987 की रात बाना सिंह और उनके 5 साथियों ने वो रास्ता चुना जो सबसे असंभव था, एकदम सीधी बर्फीली दीवार। उन्होंने सोचा कि दुश्मन इस रास्ते पर कभी नजर नहीं रखेगा, क्योंकि यहाँ से चढ़ना सुसाइड करने जैसा था। जवानों ने अपने हाथ जमे हुए लोहे की कुल्हाड़ियों से बर्फ में छेद किए। ऑक्सीजन इतनी कम थी कि हर 2 कदम के बाद उन्हें 5 मिनट रुकना पड़ता था। तापमान -50 डिग्री था। उनके दस्ताने बर्फ से चिपक गए थे, लेकिन बाना सिंह ने अपने साथियों से कहा, आज या तो तिरंगा लहराएगा या हम इस बर्फ में हमेशा के लिए सो जाएंगे। जब वे ऊपर पहुंचे तो पाकिस्तानी सैनिक अपने टेंटों में आराम कर रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि कोई इतनी ऊंची दीवार फांद कर आ सकता है। बाना सिंह ने चिल्लाकर धावा बोल दिया। गोलियां चलाने का वक्त नहीं था। बाना सिंह ने अपने हाथों से पाकिस्तानी सैनिकों को पकड़ा और उन्हें खाइयों में फेंक दिया। उन्होंने टेंट के अंदर ग्रेनेड फेंके और जो बच गए उन्हें संगीनों से ढेर कर दिया। जैसे ही सूरज की पहली किरण सोल्टोरो रिज पर पड़ी, दुनिया ने देखा कि कायदे पोस्ट पर पाकिस्तान का हरा झंडा नीचे था और भारत का तिरंगा गर्व से हवा में लहरा रहा था। भारत सरकार ने इस अदम्य साहस के लिए नायब सूबेदार बाना सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया। भारतीय सेना ने उनकी बहादुरी को अमर करने के लिए उस पोस्ट का नाम बदलकर बाना टॉप रख दिया। आज भी भारतीय सेना के जवान जब वहां तैनात होते हैं तो सबसे पहले बाना सिंह के मंदिर में माथा टेकते हैं। आज सियाचिन की जंग को 40 साल से ज्यादा हो चुके हैं। ये दुनिया का सबसे महंगा युद्ध क्षेत्र है, जहां भारत हर दिन करोड़ों रुपए खर्च करता है। लेकिन ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये संप्रभुता की बात है। आज जवानों के पास प्रेशर चेम्बर्स हैं, ताज़ा खाना बनाने वाली मशीनें और आधुनिक सैटेलाइट फोन हैं, लेकिन कुदरत आज भी उतनी ही बेरहम है। आज भी हर साल कुछ जवान वहां एवलांच की वजह से शहीद होते हैं। वहां का नियम है कि यहाँ दुश्मन बाद में आता है, पहले आपका अपना शरीर जवाब देता है। ऑपरेशन मेघदूत में दुनिया को बता दिया कि भारतीय सैनिक की सहनशीलता और वीरता की कोई सीमा नहीं है। जब आप और हम अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं तो याद रखिए कि 20,000 फीट की उस ऊंचाई पर जहां थूक भी हवा में जम जाता है, कोई जवान हाथ में राइफल लिए खड़ा है। वो वहां इसलिए खड़ा है क्योंकि वो जानता है कि उसके पीछे एक 125 करोड़ का देश सो रहा है। सियाचिन सिर्फ एक ग्लेशियर नहीं है, ये भारत के उस अटूट संकल्प की कहानी है
जो कहता है हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं। दोस्तों, हमारे वीरों की असली कहानियां आप सबके सामने लाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए दोस्तों कम से कम हमारे वीरों के लिए एक लाइक और कमेंट करके जरूर जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करें ताकि हम आगे भी ऐसी ही अनकही और अनसुनी कहानियां आप सबके सामने ला सकें। जय हिंद।